वालेकुम नाजरीन, आज हम पढ़ेंगे मुग़ल डायनेस्टी। मुग़ल डायनेस्टी की इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। मुग़ल डायनेस्टी थी वो एक टर्किक मंगोल ओरिजिन डायनेस्टी थी। टर्किक डायनेस्टी थी और ज़्यादातर जो इसकी हुकूमत हुई है वो कौन से एरिया में हुई है? नॉर्दर्न इंडिया में हुई है। अर्ली 16th सेंचुरी से मिड सेंचुरी तक ये ताकतवर रही है ये डायनेस्टी। उसके बाद ये डायनेस्टी की ताकत जो है कम होती गई। कब तक कम हुई? 19th सेंचुरी तक। द मुग़ल डायनेस्टी नोटेबल फॉर इट्स मोर देन 2 सेंचुरीज। मुग़ल डायनेस्टी और इस वजह से भी जानी जाती है क्योंकि इसने 2 सेंचुरीज तक इफेक्टिवली रूल किया इंडिया के ऊपर। ठीक है, और कितने रूलर्स थे? वो 7 रूलर थे। 7 रूलर ने 2 सेंचुरी तक हुकूमत किया और एक अनयूजुअल टैलेंट रिकॉर्ड किया है। और इनकी जो पॉलिसी थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा मुग़ल इस चीज़ के लिए भी मशहूर थे कि इन्होंने क्या किया, मुस्लिम के साथ हम आहंगी करने के साथ साथ मतलब मुस्लिम और हिंदू को यूनाइट किया इंडियन स्टेट के अंदर। यानी कि ये हुकूमत खालिस मुस्लिमों की या खालिस हिंदू की नहीं थी, बल्कि मुसलमान और हिंदू के दरमियान हम आहंगी के तौर पर इसको पेश किया जा सकता है। द क्लोजेस्ट टू एन ऑफिशियल नेम फॉर द एम्पायर, एम्पायर का जो ऑफिशियल नेम था वो हिंदुस्तान था। और ये कहाँ पर है? जो अबुल फजल की आइन अकबरी थी उसके अंदर। उसके बाद क्या है? बाबर, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुग़ल हुकूमत जो कायम हुई है वो बाबर के थ्रू ही कायम हुई है। बाबर कौन था? द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय अ टर्किक प्रिंस। ये एक टर्किक प्रिंस है, उनका नाम बाबर था। और इनका असली नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर। एंटी कुछ भी पूछ सकता है, ओरिजिनल नाम ही पूछ ले, ज़हीरुद्दीन बाबर। और इन्होंने फ़कत 4 साल हुकूमत की, 1526 से 1530 तक। ये एजेड हो गए थे और उसके बाद 4 साल हुकूमत करने के बाद ये मर जाते हैं। ही वॉज डिसेंडेंट ऑफ तिमूर। और ये किसकी नस्ल से थे? तिमूर के नस्ल से थे। तिमूर कौन? चंगेज़ खान। अपने फादर और मदर दोनों की तरफ से ये चंगेज़ खान और तिमूर की फैमिली में से था। ही वॉज ऑल्सो गिवन द पोस्टमस नेम फिरदौस मकानी। फिरदौस मकानी भी इनको नाम दिया गया था, फिरदौस मकानी। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये बाबर की, तो फिरदौस मकानी। अब फिर ये बाबर जो है कहाँ पैदा हुए हैं? फ़रगाना वैली में। ये इंडिया में पैदा नहीं हुए, फ़रगाना वैली में पैदा हुए हैं। और फ़रगाना वैली प्रेजेंट डे में कहाँ पे है? उज़्बेकिस्तान में। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं कि बाबर कहाँ पैदा हुआ, प्रेजेंट डे में वो जगह कहाँ पर है? तो बाबर फ़रगाना वैली में अंदीजान में पैदा हुआ। ठीक है, और प्रेजेंट डे वो जगह कौन सी है? उज़्बेकिस्तान के अंदर है। 1483 में। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ, इनके अब्बा का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। और इन्होंने क्या किया? इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया, तभी तो ये यहाँ के सुल्तान बने। और कहाँ, और वो जंग कौन सी थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। याद रहे कि पानीपत की 3 जंग हुई है, तो उनमें सबसे पहली बैटल जो हुई पानीपत की वो अकबर की लोधियों के साथ हुई है। और इस तरीके से उसने मुग़ल एम्पायर का वजूद लाया। द मेवाड़ किंगडम अंडर द एबल रूल राणा सांगा हैड टर्न इनटू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर ऑफ नॉर्थ इंडिया। जिस टाइम इन्होंने ये मुग़ल एम्पायर अपनी इंडिया में स्टैब्लिश की थी, उस वक्त नॉर्दर्न इंडिया में एक और मोस्ट पावरफुल एम्पायर थी, स्ट्रॉन्गेस्ट पावर थी। वो कौन सी थी? मेवाड़ किंगडम थी। और उसका रूलर कौन था? राणा सांगा। सांगा यूनिफाइड सेवरल राजपूत क्लैंस। इसने क्या किया? मुख्तलिफ राजपूतों को जो है यूनाइट किया। किसके अंडर में? पृथ्वीराज के अंडर में। यानी पृथ्वीराज के अंडर में नहीं, पृथ्वीराज के बाद। और तकरीबन 1 लाख राजपूतों के साथ मिलकर इसने बाबर से लड़ाई की। लेकिन क्या होता है? बाबर हार जाता है। बाबर नहीं, राजपूत हार जाते हैं क्योंकि बाबर जो होता है वो बहुत स्किलफुल आर्मी होता है और उसको बहुत ज़्यादा जंगी मालूमात होती है, जंगी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है कि जंग एक कैसे लड़ी जाती है। तो राणा सांगा के साथ जो इसकी जंग हुई थी उस जंग को कहते हैं बैटल ऑफ खानवा। देखिए इसके दौर में जो है 3 अहम जंगें हुई थी। पहली जंग जो है वो बैटल ऑफ पानीपत जो लोदियों के साथ हुई थी। दूसरी जंग बैटल ऑफ खानवा हुई थी और तीसरी जंग जो हुई थी वो बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी। ठीक है, बाबर का मरा 1530 में, 4 साल हुकूमत करने के बाद 1530 में आगरा में इसका इंतकाल हो गया। हुमायूं उसके बाद जो है राजा बनता है। और बाबर वॉज द फर्स्ट बरीड इन आगरा, यानी कि आगरा के अंदर जितने भी मुग़ल राजा जो है वो दफन थे उनमें सबसे पहले बाबर बरीड हुआ था आगरा में। लेकिन बाबर की ख्वाहिश ये थी कि जो उसकी बाक़ियात हैं यानी रिमेन्स हैं, यानी कि उसकी जो बॉडी है उसको काबुल में शिफ्ट कर दिया जाए, तो इसलिए उसकी बॉडी को वापस से काबुल के अंदर शिफ्ट किया जाता है। बाबर ने क्या लिखा? ऑटोबायोग्राफी लिखी है बाबरनामा। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? हिज मदर टंग लैंग्वेज में, चगताई टर्किक लैंग्वेज में। लेकिन बाद में अकबर के दौर में इसको फ़ारसी में ट्रांसलेशन किया गया। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ेंगे हुमायूं। आफ्टर द बैटल द सेंट्रल मुगल पावर बिकेम आगरा इंस्टेड ऑफ काबुल। ठीक है, अब क्या है, जो सेंट्रल पावर है वो आगरा बन गई, काबुल नहीं रही। पहले काबुल थी लेकिन अब आगरा हो गई है। द प्री ऑक्यूपेशन विद वार्स एंड मिलिट्री कैंपेन हाउएवर डिड नॉट अलाउ द न्यू एम्पायर टू कंसोलिडेट द अगेंस्ट ही हैड मेड इन इंडिया। अब चूँकि वो कंटिन्यू मिलिट्री कैंप्स में रहा, यानी कि उसने जब इंडिया में हुकूमत संभाल ली उसके बावजूद भी वो लड़ाई ही लड़ता रहा अपने 4 साल तक। तो इसलिए उसने हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी जो उसने बनाई थी वो बहुत ज़्यादा भी स्टेबल नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद उसका इंतकाल हो गया और उसका बेटा जो है वो हुकूमत पे आ गए। ठीक है, चूँकि ये भी अब क्या है, सिर्फ 22 साल के थे और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए इनको पर्शिया निकाल दिया गया, यहाँ से पर्शिया इनको जिलावतन कर दिया गया। और इनका असली नाम क्या था, नसीरुद्दीन मोहम्मद। उनका नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर, इनका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। और इनकी वालदा कौन थी, माहम बेगम। देखिए वालदा का नाम पूछ सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर जो है पेपर में अकबर की माँ का नाम पूछा गया था, तो ये हुमायूं की माँ का नाम भी पूछ सकते हैं। तो जो हुमायूं की माँ थी वो माहम बेगम थी और वो बाबर की फेवरेट वाइफ से पैदा हुए थे। हम आगे चलकर देखेंगे कि जितने भी लोग राजा बने हैं ज़्यादातर वो जो राजा की फेवरेट वाइफ होती थी उन्हीं में से राजा बनते थे। मसलन जोधाबाई की बेटे जो है सलीम वो राजा बनते हैं। इस तरीके से उनके बेटे फिर शाहजहाँ। उसके बाद क्या होता है, द सूर एम्पायर। अब ये एम्पायर कितने साल रही है, सिर्फ 15 साल रही है। शेर शाह सूरी ने इसको फाउंड किया था और शेर शाह सूरी ने ही इसको 15 साल यहाँ पे हुकूमत की है, 1540 से 1545 तक। अब ये देखें कि ही डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। अच्छा, जो जंग थी जिसमें हुमायूं को हराया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौसा। वो जंग कौन थी, चौसा। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा कहलाती है। 1539 में हुमायूं को इन्होंने हरा दिया था। और दूसरी जंग कौन सी लड़ी हुई, कन्नौज में, इन 1539 में चौसा और दूसरी कन्नौज 1540 में। बहरहाल इस तरीके से क्या हुआ, उसको इंडिया से निकाल दिया गया हुमायूं को। और हुमायूं ने जाके कहाँ पे शेल्टर लिया, सफाविद में। ठीक है, और इसी की वजह से क्या देखते हैं हम बाद में, जो मुगल एम्पायर थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जो कि हुमायूं की देन थी, जो वो सफ़ियों से लेकर आया था। हुमायूं ट्रिumphant रिटर्न फ्रॉम पर्शिया इन 1555, यानी कि इनको जो निकाला गया था 1540 में, यानी कि पहले 1539 चौसा लड़ाई लड़ी, फिर 1540 में कन्नौज की लड़ाई करी और इसको निकाल दिया गया। फिर 15 साल बाद ये लौटे और इन्होंने अपनी मुगल हुकूमत को वापस से रिस्टोर किया और उसके बाद अगले ही साल इनका इंतकाल हो गया। रीचिंग ईरान इन 1544। अब ईरान ये कब पहुँचे हैं, सफ़र करते करते हो सकता है 4 साल में पहुँचे हो। 1540 से इनको इंडिया से निकाला गया है और लेकिन ये 4 साल बाद 1544 में ईरान पहुँचे हैं। हुमायूं वाज ग्रांटेड मिलिट्री एड बाय शाह तहमास्प। तो जिस सफ़वी राजा ने इनको शेल्टर दिया था, जिसने इनकी मिलिट्री मदद की थी, वो कौन था, सफ़वी बादशाह तहमास्प था, इसने दिया था। ठीक है, हुमायूं वाज फैटली इंजर्ड बाय फॉलोइंग डाउन द स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी। अब अपनी हुकूमत संभालने के 1 साल बाद ही क्या हुआ, ये स्टेयरकेस, ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, या तो रशियन रीज़न बनकर आया हुआ है या फिर ऐसे ही आया हुआ है, लेकिन ये पेपर में ज़रूर आया हुआ है, मैंने सॉल्व कराया था इसे। तो ये क्या, अपने स्टेयरकेस लाइब्रेरी की अपनी सीढ़ियों से गिर कर ही ये जख्मी हुआ और इसका इंतकाल हो गया। हिज टॉम इन दिल्ली। हुमायूं का टॉम कहाँ है, दिल्ली में है। हुमायूं टॉम बहुत मशहूर है। बिल्ड सेवरल इयर्स आफ्टर हिज डेथ। इसके इंतकाल के काफ़ी सालों बाद इसको बनाया गया था। और ये कौन सा है, फर्स्ट मुगल आर्किटेक्चर मास्टरपीस है। कौन सा, हुमायूं टॉम, फर्स्ट मुगल आर्किटेक्चर मास्टरपीस। ठीक है, इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।